हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कॉपर यानी कि तांबा, जिसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है और इसका रासायनिक सूत्र Cu होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कॉपर क्या होता है, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कॉपर का गुण क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्राचीन काल से ही तांबा का उपयोग सोना, चांदी, जेवर और मुद्राएं बनाने के काम में लाया जाता रहा है। इसलिए इन धातुओं को मुद्रा धातु भी कहते हैं। प्राकृतिक में तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि तत्व और यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है। आप सब जानते हो कि कॉपर तत्व है और जब ये यौगिक रूप में रहता है तो कैसे रहता है, जैसे कि कॉपर पाइराइट हो गया जिसका रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है। क्यूप्राइट हो गया जिसका सूत्र Cu2O होता है। मैलाकाइट हो गया जिसका सूत्र CuCO3 Cu H2O होता है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया है। इन तीनों में ही कॉपर शामिल है जो कि संयुक्त अवस्था में है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है तांबे का निष्कर्षण, यानी तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करना। दोस्तों, ज़्यादातर तांबे का निष्कर्षण मुख्य रूप से कॉपर पाइराइट से ही किया जाता है। तांबे का निष्कर्षण 4 पदों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है सांद्रित अयस्क का जारण, तीसरा है जारित अयस्क का प्रगलन और चौथा है फफोलेदार तांबे का शुद्धिकरण। इन चारों पदों को एक एक करके अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क तो आप लोग जानते ही हो कि प्राकृतिक में उपस्थित धात्विक खनिज और गैंग के मिश्रण को अयस्क कहते हैं। बात करें गैंग की तो खनिजों के साथ जो अशुद्धियाँ मिली रहती है उसको गैंग कहते हैं। एक और है आपका सांद्रण, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया को सांद्रण कहते हैं। आपने अयस्क जान लिया, गैंग जान लिया और सांद्रण जान लिया। अब हमें पढ़ना क्या है, अयस्क का सांद्रण। दोस्तों, सबसे पहले कॉपर पाइराइट जो कि कॉपर का अयस्क होता है उसका चूर्ण बना लिया जाता है। इसके बाद में गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण करते हैं। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को एक झुके हुए तल पर रख करके इसके ऊपर जल की धारा प्रवाहित करना होता है। जल की धारा प्रवाहित करने से होगा ये कि इसमें की हल्की अशुद्धियाँ जल की धारा के साथ साथ बाहर निकल जाती है। इसके बाद अयस्क को और महीन पीस करके फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। इस विधि से सांद्रण करने से होता ये है कि अशुद्धियों के भारी कण टैंक की तली में बैठ जाते हैं और शुद्ध सल्फाइड अयस्क के हल्के कण जो होता है वो फेन में ऊपर आकर तैरने लगते हैं। इसके बाद फेन को अयस्क के कणों के साथ में बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। सुखाने पर सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, सांद्रित अयस्क का जारण। सबसे पहले देखिए कि जारण क्या होता है। दोस्तों, जारण एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें सांद्रित अयस्क को अकेले या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। आपने जारण समझ लिया। हमें पढ़ना क्या है, सांद्रित अयस्क का जारण, यानी अभी अभी जो हमने फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त किया उसका जारण विधि द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, सांद्रित अयस्क को एक प्रावर्तनी भट्ठी में रखकर गर्म किया जाता है।
गर्म करने के बाद होता ये है कि अयस्क में जो गंधक, आर्सेनिक और एंटीमनी उपस्थित रहती है वो वाष्पशील ऑक्साइडों में बदल जाता है और वायु के साथ बाहर निकल जाता है। बाकी बचा अयस्क सल्फाइडों में बदल जाता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में। ये सल्फाइड भी आंशिक रूप से ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हो कि जारित अयस्क में कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड रहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, जारित अयस्क का प्रगलन। सबसे पहले देखिए कि प्रगलन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रगलन भी एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें जारित या फिर निस्तापित अयस्क में कोई अपचायक पदार्थ मिलाकर गर्म करना होता है और इसके द्रव्यनांक से ऊपर के ताप पर गर्म करना होता है। गर्म करके द्रवीभूत करने से धातु प्राप्त हो जाता है। आपने प्रगलन जान लिया। हमें पढ़ना क्या है? जारित अयस्क का प्रगलन, यानी हमने जो जारन विधि द्वारा जारित अयस्क प्राप्त किया उससे प्रगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त करना। दोस्तों, सबसे पहले जारित अयस्क को कोक और बालू के साथ मिलाकर बात भट्ठी में गर्म वायु की आपूर्ति में प्रगलित करना होता है। प्रगलित करने के बाद होता ये है कि कॉपर ऑक्साइड का कुछ भाग आयरन सल्फाइड से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है वो बालू से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट यानी कि धातु मल बनाता है, जो हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है। इसके बाद धातु मल हटा लिया जाता है। धातु मल हटा लेने पर क्या प्राप्त होता है? मैटे प्राप्त होता है। ये मैटे जो होता है वो मुख्य रूप से कॉपर सल्फाइड और कुछ आयरन सल्फाइड का मिश्रण होता है। इसमें 30% से लेकर के 40% तक तांबा रहता है। ठीक है, यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ मैटे वो द्रवित अवस्था में रहता है। तो इस द्रवित मैटे को बालू के साथ मिलाकर फिर से बेसेमर परिवर्तक में गर्म करना होता है। इसमें गर्म हवा के प्रबल झोंके लगातार प्रवाहित किए जाते हैं। ऐसा करने पर होता ये है कि इसमें जो उड़नशील अशुद्धियाँ रहती है वो उड़ जाती है और जो आयरन सल्फाइड रहता है वो आयरन ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ जो आयरन ऑक्साइड मिलता है वो बालू से संयोग करके गलित धातु मल बना देता है, जो ऊपरी सतह पर तैरते रहता है। आपको याद होगा तो प्रगलन के बाद जो हमें मैटे प्राप्त हुआ था उसमें कॉपर सल्फाइड भी था। ये कॉपर सल्फाइड आंशिक रूप से कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड शेष बचा कॉपर सल्फाइड को तांबा में अपचयित कर देता है। यहाँ आपका समीकरण उदाहरण भी आप देख सकते हो। कॉपर सल्फाइड जिसका सूत्र Cu2S होता है, कॉपर ऑक्साइड जिसका सूत्र Cu2O होता है, से अभिक्रिया करके कॉपर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। दोस्तों, यहाँ जो कॉपर बनता है वो गलित अवस्था में रहता है, तो ये गलित कॉपर को बाहर निकालकर ठंडा करने पर इसमें घुली हुई SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के साथ निकलती है, जिसके कारण धातु की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस तांबे को फफोलेदार तांबा भी कहते हैं। इस तरह से जो तांबा प्राप्त होता है वह 98% तक शुद्ध रहता है। ठीक है, अब हमारा आता है चौथा टॉपिक, फफोलेदार तांबे का शुद्धिकरण। दोस्तों, फफोलेदार तांबे में आयरन, निकेल, जिंक और कोबाल्ट अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उस तरह से तांबे को प्लेटों के आकार में बनाते हैं और इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर एक विद्युत घट में रखे कॉपर सल्फेट के घोल में लटका दिया जाता है। ये जो प्लेटें रहती है वो एनोड का काम करती है। चित्र में जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है
वो एनोड है और माइनस वाला कैथोड है। इसमें जो कैथोड है वो शुद्ध तांबा की पतली प्लेटें होती है। दोस्तों, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब एनोड का तांबा घुल घुल करके कैथोड पर जमा हो जाता है और इसमें जो अशुद्धियाँ रहती है वो विलयन में एनोड कीचड़ के रूप में नीचे बैठ जाता है। इस विधि से जो तांबा प्राप्त होता है वो लगभग 99.99% शुद्ध रहता है। तो आखिरी में तांबा प्राप्त हो ही गया। कितना लंबा प्रोसेस था ना दोस्तों तांबे का निष्कर्षण। ये तो हो गया आपका तांबे का निष्कर्षण। अब देखते हैं इसका गुण और उपयोग। सबसे पहले देखते हैं गुण। दोस्तों, शुद्ध तांबा जो होता है वो लाल भूरे रंग का चमकीला धातु होता है, लेकिन इसका पृष्ठ शीघ्र ही कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण धुंधला हो जाता है। यह तन्य तथा आघातवर्ध्य होता है, यानी कि जब हम इस पर चोट मारेंगे तो ये चादर जैसे फैलेगा भी और जब इसको लमारेंगे तो तार जैसा लमरेगा भी। ठीक है। इसका गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह भी होता है। बात करें इसके उपयोग की तो दोस्तों, इसका उपयोग बिजली के तार और डायनेमो के आर्मेचर बनाने में किया जाता है। अनेक प्रकार की मशीनों और औजारों के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कार का रेडिएटर और संधारित्रों में भी इसका उपयोग होता है। घरेलू बर्तनों के बनाने के काम में आता है और यह अन्य धातुओं के साथ उपयोगी मिश्र धातु भी बनाता है। ठीक है, ओके।